कोर्ट केसेस को हम क्या हॉरोस्कोप के थ्रू हैंडल कर सकते हैं या न्यूमेरोलॉजी के थ्रू या टैरो के थ्रू या कोई भी ऐसी एनर्जीज हैं जिनको अगर हम डील करें उनके साथ, आप ये कह लीजिए कि एक तरह से उनके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करें, कुछ ट्वीक्स करें, कुछ रेमेडीज करें, तो क्या हमारे को ये कह लीजिए कि जो कोर्ट केसेस हैं जो जल्दी सॉल्व नहीं होते जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। हॉरोस्कोप क्या है उसमें हेल्प करता है, न्यूमेरोलॉजी कोई भी जो साइंसेस है, ऑकल्ट साइंसेस है। तो मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ शास्त्रार्थ के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज जो है रितु मैम जुड़े हैं, रितु सक्सेना जी, जो कि कोलकाता से हैं। और मैम को लाने का इस शो के ऊपर जो एक खास पर्पस था, एक बहुत स्पेशल मतलब डोमेन है जिसमें मैम का बड़ा अच्छा एक्सपर्टीज है। वो है बेसिकली, आप समझ लीजिए कि बहुत सब लोग त्रस्त हैं इस चीज से, मतलब कोर्ट केसेस जो होते हैं बेसिकली, जो कि हम एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में अगर देखें तो हम सिक्स्थ हाउस जो है उसके लिए अक्सर देखते हैं। ठीक है, तो कोर्ट केसेस को हम क्या हॉरोस्कोप के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। और मैं मैम आपसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे को सबको बताएं, आपके बारे में थोड़ा बहुत हम सब जानना चाहेंगे। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम रितु सक्सेना है और मैं इस समय कोलकाता में रहती हूँ। जी मैम। और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। और मेरा एक्सपर्टीज, जैसा कि सर ने बताया, ये कोर्ट केसेस में ही है। और लास्ट 3 ईयर से मैं प्रैक्टिस में हूँ। और जी। मैंने कुछ लोगों के कोर्ट केसेस काफी हद तक, हम्म। अमूमन 80% तक सॉल्व करवाए हैं। हम्म। क्योंकि अ, मेरे अनुसार जैसा जैसा मैं उनको गाइड करती हूँ, बताती हूँ, उनकी ग्रह दशा, नक्षत्र, गोचर के अकॉर्डिंग उपाय करने के लिए, जी। वैसा वैसा वो करते जाते हैं, तो काफी हद तक उनकी समस्याएं दूर हुई हैं। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी नॉलेज के थ्रू लोगों को इन सारी मुसीबतों से निकालूं। तो मतलब प्रोसेस क्या रहता है और इसमें, आप जो है बेसिकली क्या हॉरोस्कोप बना के फिर चेक करते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल सही संपूर्ण जानकारी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, जी। टाइम। उसके अकॉर्डिंग सर हम लोग जातक की कुंडली बनाते हैं। जी। कुंडली बनाने के बाद में हम यह देखते हैं कि उसको जो कोर्ट केस उसके ऊपर आया है, वो जी। किस वजह से आया है। राइट अगर राइट राइट। जातक सच में पीड़ित है, वो एक सही व्यक्ति है, और जी। सच में अगर वो पीड़ित है, तो हम उसकी जरूर मदद करते हैं। और सच में गलत जो आपने आपने लोगों का आपने जो एक साथ शब्द हम। यूज किया है, आपने अभी एक शब्द यूज किया है, सच में। सच में मतलब शब्द आपने क्यों हाँ एम्फेसिस दिया है इस पे, कि ये क्या कारण है? सर, ये कारण ये भी है कि कई बार हम्म। जातक खुद पीड़ित नहीं होता है, ओके। बल्कि वो अ, दूसरे को तंग कर रहा होता गलत केस लेकर भी हमारे पास आ जाता है, है। और चाहता है कि दूसरे की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, या फिर अगर उसने कोई और गलत कुकर्म किया है, उससे उसको निजात मिल जाए। तो ऐसे तो केस में आप हेल्प, वो ऐसे केस सब में आप भी हेल्प नहीं करोगे ना? ऐसे केस में आप हेल्प नहीं करोगे? नहीं सर, ये दिस ऐसे इज वेरी केस में वेरी, मैं बिल्कुल। दिस इज रियली अप्रिशिएबल। मैं रियली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस कंसर्न को, बिकॉज देखिए, जस्टिस मिलना शनि का कारक, और शनि जो है बेसिकली इस चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि जो पर्सन है उसका खुद का कॉज जो है वो बड़ा जेन्युइन होना चाहिए। मैम, ये मैं आपको इसके लिए बहुत आपको बोलूंगा कि ये जो आपने बताया ना कि सच सच में, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, क्योंकि सारी रेमेडीज ज्योतिष की जो है वो काम ही तभी करेंगी, मैम आपको हेल्प भी तभी कर पाएंगे रितु जी, जब आप जो है जेन्युइनली अपनी चीज को लेकर उनके पास पहुंचे, अपना सारा कंसर्न है और आप उसमें गलत नहीं होने चाहिए। तो मैम, आप थोड़ा सा और इन जी डेप्थ हमारे को बताइए कि आगे का प्रोसेस फिर क्या रहेगा। मान लीजिए कोई पर्सन आए आपके पास, अब वो पर्सन आए और वो बड़ा उनके ऊपर किसी ने गलत केस फॉर एग्जाम्पल कर रखा है,
तो पूरा प्रोसेस कैसे कैसे रहेगा? आपने जैसे बताया कि आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेंगे, तो मैम फर्दर प्रोसेस जो रहता है इसके अंदर के, जो आप जब एनालिसिस करते हो वो कैसे रहता है? जैसे कि हमारे अभी चर्चा हुई है कि लाइक डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हम सब कुछ देखेंगे एंड देन वी विल मेक हॉरोस्कोप एंड फर्दर। तो मैम अब आप आगे का प्रोसेस बताइए कि हम कैसे इसको आप देखते हैं और किस तरह से आप रिजल्ट्स निकालते हैं। सर आगे के प्रोसेस में हम जातक से उसकी समस्या के अकॉर्डिंग, जी। कि पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ केस है, हम्म। या फिर दो भाइयों के झगड़े का केस है, या ओके। क्रिमिनल केस है, या फिर पत्नी से या पति से तलाक हम्म। का केस है। जी। उस विषय में चर्चा करते हैं कि हम्म। उसकी समस्या क्या है। जी 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 जी, समझ रहा हूँ। तो आप, और हाँ, बोलिए बोलिए। यथासंभव उस समस्या का निदान उस कुंडली से निकालने की कोशिश कर। ओके ओके। मैम कोई एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई केस आया, मान लीजिए वो डाइवोर्स के लिए वो लोग चाह रहे हैं कि डाइवोर्स नहीं हो रहा है, ठीक है? तो अब ऐसे केस में किस तरह से आप चीजों को पूरा देखेंगे फर्दर डीप में, और कि अगर मान लीजिए कोई बंदा जेन्युइन है, उसको वो कई सालों से डाइवोर्स चाह रहा है मगर कोई उसका जो स्पाउस है उसको नहीं दे रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया, क्या मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोई रेमेडीज का यूज करते हैं आप? सर रेमेडीज का यूज तो करना पड़ता है सर। जी। बट मैं आपको अगर अपना मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं शादी और डिवोर्स दोनों के केसेस बहुत कम लेती हूँ। मैं मोस्टली सर अगर प्रॉपर्टी केसेस है, या किसी व्यक्ति को गलत इल्जाम लगा के ओके और उसको जेल में बंद कर दिया गया है, तो उससे रिलेटेड केसेस में ज्यादा लेती हूँ। ओके, मतलब कोर्ट केस हो और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ओके ओके। जी 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 सर, जी सर। तो ऐसे केसेस में जनरली क्या रेमेडीज आप यूज करते हैं? क्या मंगल की रेमेडीज होती हैं या किसी पर्टिकुलर हाउस की होती हैं? सर शनि और मंगल दोनों से जुड़ी रेमेडीज ओके। होती हैं, क्योंकि मंगल जो है वो हमारे भूमि, भवन, वाहन हम्म। का कारक है, जी जी जी। और शनि हमारे न्याय का कारक। ओके तो सर दोनों से मिली जुली हुई रेमेडीज ही होती। ओके। और कुंडली देखने के बाद में ये सर क्लियर हो जाता है कि किस हद तक उसे वो संपत्ति मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, कोई हम्म। संभावना है भी या नहीं है। ओके। क्योंकि कभी कभी ऐसे जातक भी आते हैं जो किसी और की संपत्ति को जबरन अपने नाम करवाना चाहते हैं। हम्म। तो सर ऐसे केसेस में हम उनकी मदद नहीं कर। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। और इसमें मतलब जनरली जो इस तरह के जो केसेस जो आपने बताई, जो स्पेसिफिकली इस तरह के जो केसेस हैं, इनमें जी। कौन से जो हाउसेस होते हैं, मतलब जिनका मेजर रोल रहता है, कि कोई ऐसे स्पेसिफिक हाउसेस हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगे? सर हमारी कुंडली का जो फोर्थ हाउस है वो जी माता और भूमि, भवन, वाहन के सुख को दर्शाता है। जी जी। और उसके अलावा सर मंगल की स्थिति भी देखनी होती है। ओके। और जैसा कि अभी आपने भी बोला कि सिक्स हाउस भी, जो ऋण, रोग, शत्रु का हाउस है, तो हम्म। उसकी स्थिति भी देखनी है। जी 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 जी, समझ रहा तो हूँ। जी सर, और धन भाव को भी देखना होता है सेकेंड हाउस। कि इस जातक के पास कहाँ कहाँ से धन आने की संभावना है। ओके। तो इसीलिए धन भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है उस मामले में। तो धन भाव से आपका मतलब सेकेंड हाउस की बात ही कर रहे हैं ना आप? जी जी सर, मैं सेकेंड हाउस की बात कर रही हूँ। ओके। क्योंकि धन हमारे पास सर कई तरीकों से आता है। एक तो जैसे हमने खुद कमाया, हम्म। एक एक हमारा
अगर हमारे पास में कोई पैतृक संपत्ति है, हम्म। उसके थ्रू भी धन आ सकता है। जी और उसके अलावा जो एट्थ हाउस है सर, जी। एट्थ हाउस में सर जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, जो गड़ा हुआ धन जिसे बोला जाता है, अब आज के जमाने में तो सर गड़ा हुआ धन नहीं मिलता है, जी जी बट जी। जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है वही हमारा गड़ा हुआ धन, अगर देखा जाए, समझ। क्योंकि वो हमारे पुरखे हमारे लिए छोड़ गए। जी जी जी। गड़ा हुआ धन एट्थ हाउस से, और एज वेल एज मतलब ससुराल का पैसा भी वहीं से देखा जाएगा, आई थिंक सो। ससुराल का पैसा भी वहीं से है, क्योंकि हम्म। अगर आपकी पत्नी है या पति है तो उसके ससुराल की तरफ से भी आपको पैसा मिल सकता है, तो वो बिल्कुल भी बिल्कुल। इनहेरिटेंस में ही आएगा। यस यस, सेवंथ हाउस से सेकंड हाउस हो गया, तो इस कारण से ये वो वाला मतलब। वहां हम्म से भी वो भी धन भाव का हो गया, लेकिन आपके हम्म। स्पाउस का, आपके स्पाउस के जरिए आपको मिले। जी 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 जी, समझ रहा हूँ। तो इसमें क्या, अगर मान लीजिए एट्थ हाउस से कॉम्बिनेशन बन जाए सिक्स हाउस का, या एट्थ हाउस से कॉम्बिनेशन बन जाए फोर्थ हाउस का, ठीक है ना, जी। क्या ये हम्म। कॉम्बिनेशंस इसमें ज्यादा घातक हैं, खराब करते हैं? एट्थ हाउस यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है इन केसेस में? सर एट्थ हाउस का रोल जातक के खुद की पैतृक संपत्ति में कम है, उसके स्पाउस के ज्यादा है। ओके, समझ रहा हूँ। क्योंकि एट्थ हाउस ससुराल का है, गूढ़ अध्ययन का है, गूढ़ रहस्यों का है, जी जी जी। और मैंने बताया गड़े हुए धन का है। राइट राइट राइट। तो सर एट्थ हाउस जो है वो तो आपके स्पाउस के द्वारा जो आपको अगर धन मिल गया हम्म। वो बात अलग हो गई, लेकिन मेन यहाँ पे सर हम सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स हाउस को समझ देखेंगे, रहा हूँ। और उसके बाद में सर एट्थ हाउस आता ठीक है ठीक है। तो इसमें आप क्या अष्टक वर्ग को भी यूज करते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जो आपका जो पूरा प्रोसेस रहता है, कि अष्टक वर्ग कहीं काम आ रहा है? बिकॉज आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मतलब अभी कम कर चुके हैं, अष्टक वर्ग का इस्तेमाल इतना करते नहीं। तो आप क्या इसको, अष्टक वर्ग विधि जो है, इसको क्या यूज करते हैं अपने प्रोसेस के अंदर? कहीं उसका रोल है आपके इस प्रोसेस में? सर अष्टक वर्ग में जैसे कि अगर मान लीजिए किसी साल में वर्ष फल में, जी। अगर वर्ष फल की बात की जाए, क्योंकि हमारा जो वर्ष फल है वो प्रत्येक जातक के बर्थडे हम्म वाले दिन से, जन्मदिन से हम्म सर वो चेंज हो जाता है। हम्म। तो सर जब वो पूरे एक साल के लिए चेंज हो जाता है, जी तो जी जी जी। जैसे कि अगर कोई किसी से ये बोलता है कि तुमको पुत्र प्राप्ति होगी शादी के बाद में, अगर मान लीजिए हम्म किसी जातक से ये कहा जाता है कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन उस जातक को ये नहीं पता कि कौन से साल में होगी पुत्र प्राप्ति। हम्म। तो सर हम अष्टक वर्ग से आराम से ये बता सकते हैं कि सर अगर उस जातक की शादी मान लीजिए हम्म। 2023 में हुई है, जी। तो उसे पुत्र प्राप्ति 2024 में होगी कि 26 में होगी, 29 में होगी, कब होगी। उसी प्रकार से सर ये जो पैतृक संपत्ति वाला मैं आपको केस बता रही हूँ जी कि किस वर्ष में, अपनी उम्र के किस वर्ष में, जी किस पड़ाव में वो ये जो पिछले कई सालों से केस लड़ रहा है, 10 साल से, 15 साल से, जी 20 साल से, वो जी। किस वर्ष में उसके जीतने की संभावना है, उसके फेवर में होने की संभावना है। और कुछ हद तक राहु जी इस मामले में मदद करते हैं, जो अचानक धन दिलवाने का काम है हम्म। उसमें राहु की महादशा और अंतरदशा भी काफी मदद। समझ रहा हूँ। जी जी जी। तो राहु को तो वैसे भी आप, लाल किताब तो मसीहा बोलती है, लोगों का मसीहा है, तो उस हिसाब से राहु तो हेल्प करेंगे इस इन फैक्टर्स, है ना? जी। और तो मैम, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, बिकॉज अभी बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, बट अगर जैसे आप खुद लाल किताब भी करते हैं, एंड न्यूमेरोलॉजी भी आप करते हैं,
आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नया एस्ट्रोलॉजर, कोई नया पर्सन है, कोई नया स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, जी अब सर। वो अगर शुरुआत करता है, ठीक है ना, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, कि आपकी क्या एडवाइस रहेगी, कि जैसे आपने भी एक टाइम पे स्टार्ट किया होगा कभी ना कभी, ठीक है ना, जी तो जब आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बोलना चाहेंगे कि कृष्णा मूर्ति पद्धति एक पद्धति है, फिर कुछ लोग नाड़ी ज्योतिष की तरफ जाते हैं, कुछ लोग वैदिक ज्योतिष की तरफ आते हैं, कुछ जैमिनी की तरफ जाते हैं, तो कुछ लाल किताब की तरफ, मतलब एक पूरा बफे है हमारे पास अगर हमारे वैदिक उसके जो सारी हम डिविजन्स को देखते हैं। तो आपकी एडवाइस क्या रहेगी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि किधर जाए, कैसे जाए, और वैदिक क्या करना वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पर्सनली मेरा मानना यह है कि वैदिक अगर आप नहीं जानते हैं, वैदिक इज बेसिकली, मेरा पर्सनली मानना यह है, थॉट ये है कि वैदिक इज सोल बेसिकली। तो बेसिक्स को जब मजबूत करना है तो वैदिक का बड़ा मेजर रोल रहता है। तो मैम आपका क्या एक्सपीरियंस है, और आप क्या इसमें एडवाइस करना चाहोगे हमारे ऑडियंसेस को, आपकी क्या गाइडेंस रहेगी, ये बताइए। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैंने भी वैदिक से ही स्टार्ट की थी। जी जी और जी। वैदिक ही हम्म मतलब पूरे एस्ट्रोलॉजी की जननी है। कहा जाएगा कि बेस तो वैदिक ही है सर। और हमारे ऋषि मुनि ने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही हम्म। आज से 100 100 साल आगे की भविष्यवाणियां की हुई हैं, जो बिल्कुल कि 100। अब सत्य साबित हो रही हैं। ये आपका कोरोना महामारी बोल लीजिए, या बहुत जो भीषण युद्ध हुए, या जो बड़े बड़े राजा बने या प्रधानमंत्री भी बने, जी। उन सब के विषय में अगर आप पुरानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, उसमें हम्म। इन सब की चर्चा है, पहले से ही है। राइट 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 राइट। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही एबीसी है हमारे। जितने भी ब्रांचेस हैं, चाहे आप पामिस्ट्री बोल लीजिए, चाहे जी। आप लाल किताब बोल लीजिए, चाहे न्यूमरोलॉजी बोल लीजिए, तो जो भी है वो सब वैदिक पर ही डिपेंड है। क्योंकि सर, न्यूमरोलॉजी में भी जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वो सबसे बिल्कुल। पहले हमारा चार्ट बनाने में यूज किए गए। राशियां, उनको डिवाइड की गई राशियां 1 से लेके 12 तक जी। हाउसेस हैं, राशियां डिवाइड की गई अलग अलग। तो सब कुछ जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही बहुत इम्पोर्टेंट है सर, अगर हर बिल्कुल एंगल बिल्कुल। से देखा जाए, किसी भी आप एंगल से देखें। राइट राइट राइट। नहीं, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कई बार ये भी एडवाइस करता हूँ कि देखिए, व्हेन यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, अगर आपके पास केवल डेट है, तो एट दैट लेवल यू कैन यूज न्यूमेरोलॉजी, बिकॉज डाटा कई बार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म अब ऐसे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ डाटा नहीं है। बिकॉज बात तो ये हो रही है ना कि जब डाटा है, तो अगर आपके पास आगे की इंफॉर्मेशन नहीं है, डेट ऑफ बर्थ के बाद टाइम प्लेस ये नहीं है बाय द वे, तो आप न्यूमेरोलॉजी को यूज कीजिए। दैट इज अगेन अ वेरी गुड टूल, ऐसा कुछ नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। बिकॉज हमें ये समझना है कि कॉस्मोस का मूड क्या है, व्हाट आर एनर्जीज, हमारे आसपास की जो एनर्जीज हैं किस फ्लो में कैसे चल रही हैं, और क्या वो जिस तरह से अभी प्रभाव डाल रही हैं, उनका जो बेसिकली इम्पैक्ट है उसको हम कैसे बैलेंस कर लें या उसको हैंडल कर लें। तो सारा कंसर्न तो सारा एनर्जीज का ही है आएगा इसके अंदर। तो मैम अभी हम आपसे एक ये बात ये समझना चाहेंगे कि जैसे कि कुछ लेयर्स होती हैं, कि जैसे एक होता है प्लैनेट्स, ठीक है, एक होता है हम हाउसेस को भी देख रहे हैं, फिर नक्षत्रास को भी देख रहे हैं, अब राशिस को भी देख रहे हैं। अगर हम ये तीन चार शब्द बोलते हैं, इन तीन चार शब्दों को अगर हम मतलब कहते हैं इंपॉर्टेंस देना, अगर हम जब हॉरोस्कोप देखने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो आप के हिसाब से हम कहाँ इंपॉर्टेंस दें? ग्रह को इंपॉर्टेंस दें जो ग्रह किसी पर्टिकुलर हाउस में पड़ा है, या हाउसेस के को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, या इनको मिला जुला के इंपॉर्टेंस? तो मैम प्रोसेस आप क्या फॉलो करती हैं, आपका क्या प्रोसेस रहता है जब आप एक हॉरोस्कोप को देखना शुरू करती हैं, वो बताइए मैम। सर, मेरा प्रोसेस रहता है नक्षत्र पे। मेरा फोकस रहता है सर नक्षत्र पे। ओके। क्योंकि जो चीज हमें ऊपर दिखाई दे रही है वो फॉल्स है। वो फॉल्स इसलिए है सर क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कुंडली की बात करती हूँ मैं इस टाइम, ठीक है सर।
जी, मेरी तुला कौन सी लग्न है। लगन की आपकी कुंडली है? सर मेरी तुला लग्न है, मेष ओके, राशि है। ग्रेट। लग्नेश स्वयं अपने लग्न में बैठे हुए हैं। जी, ठीक है। ठीक है सर। तो लग्नेश स्वयं अपने लग्न में बैठे हुए हैं। और जैसा कि अ, आप जानते ही हैं कि शनि और बुध मित्र हैं शुक्र जी, के। जी, राहु जी भी मित्र ही हैं। और राहु जी मेरे 12th हाउस में कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो मेरे लिए गुड ही है सर। जी, कि जी, जी, 6th हाउस में मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो वो भी जी, मेरे जी, लिए गुड ही है। बृहस्पति हम्म, की राशि में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब सर बात ये आती है, हमें ऊपर से देखने में लगेगा कि शुक्र जो है लग्नेश है, हम्म, तुला राशि में बैठे हुए हैं, अपनी हम्म, खुद की राशि में बैठे हुए हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं। हम्म, तो अब शुक्र वाले गुण तो आएंगे मुझ में। ओके, ओके, जो मेरा लग्न है वो गुण तो मुझ में आएंगे ही आएंगे। ओके, लेकिन साथ में शनि जी बैठे हुए हैं 11th हाउस में, वो लग्न को देख रहे हैं और बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो अब लोगों को ये लगेगा कि ये प्लेसमेंट जो है बहुत ही अच्छा है। ठीक जी, है। ठीक है, ठीक है, राहु 12th में है, शनि 11th में है, मंगल 10th में है बिल्कुल। और गुरु 9th में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8th हाउस खाली है, जी, चंद्रमा 7th हाउस में है, जी, 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 6th में जी, केतु है और 2nd हाउस में सूर्य और बुध दोनों एक साथ, जी, जी, समझ रहा हूँ। वृश्चिक राशि में। ठीक तो है, अब सबको ये प्लेसमेंट शायद बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक ठीक है, है। राइट। चंद्रमा नीच के हैं, मंगल हम्म, भी नीच के हैं, जी, 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 लेकिन दोनों का सर एक्सचेंज हो गया। आप आपको मैं मुंह जवानी सर इसीलिए बताई हूँ क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है सर, मुझसे कई गुना एक्सपीरियंस है आप। जी, जी, मैं तो समझ पा रहा हूँ। आपने जो बातें बोली मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से कनेक्ट कर गया हूँ, बहुत अच्छे से। क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ना, इसलिए मतलब एक तरह से सब हाँ, सोचेंगे कि ये तो कारक ग्रह है, कारक ग्रह 11वें घर में बैठा दृष्टि दे रहा है, पहली बात तो। शुक्र वहां दृष्टि पर दे रहा बैठे हैं। तो अभी, अब मैम इम्पैक्ट्स बताइए, इम्पैक्ट क्या प्रभाव, मतलब है। अब आप महसूस इम्पैक्ट करें? की बात अगर करें हम्म, तो सर लोगों को जैसे कि पहली नजर में अगर कोई न्यू कमर होगा, पहली नजर में वो बोलेगा मंगल 10th हाउस में है, बहुत अच्छा है। हम्म, और ये तो बहुत अच्छा सर्जन बन सकती हैं, या हम्म, ये तो बहुत अच्छी आर्मी में जा सकती हैं। जी, ठीक है ना। पहली नजर में अगर कोई देखेगा, लेकिन जी, जब उसे कोई उस कुंडली को दूसरी नजर में देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि मंगल नीच राशि में है, ओके। मंगल मंगल नीच राशि में है। मंगल कर्क में है। दिग्बली हो गए हैं वहां पे बैठकर। हाँ एक एक बात और, मार्किश भी तो है। मंगल सेकंड हाउस का और सेवंथ हाउस का लॉर्ड भी तो हो गए। हाँ, तो मार्केश हो गए। हम्म, ये दूसरी नजर में समझ में आएगा। ठीक है सर। यस, उसके बाद में तीसरी नजर में ये समझ में आएगा कि मंगल और चंद्रमा का एक्सचेंज हो गया। अगर हाँ, कोई मुझसे ये कहे कि तुम्हें मंगल नीच के होने के बावजूद तुम्हें भूमि भवन वाहन का सुख कैसे हम्म। है तो सर मंगल और चंद्रमा का एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज काम कर रहे हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है। एक्सचेंज काम कर रहा है। हम्म, उसके बाद में अगर देखा जाए कि बुध और सूर्य 2nd हाउस में है, तो हम्म, जो है आपका, एक तो कहने का मतलब है कि जिसे बोला जाता है कि इतना तेज जवान क्यों चल रही है। अब हम्म। सूर्य और बुध 2nd हाउस में है तो जवान तो तेज चलेगी चलेगी। जी, 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 नहीं, बुधादित्य योग तो अच्छा योग है। जुबान चलना हाँ और किस लहजे में चलना वो इम्पोर्टेंट है। वो जी बात आप जी, कह सकते हैं। अच्छा योग है बुधादित्य हम्म, योग। लेकिन क्या है कि बुध जो है वो मंगल की राशि में है, राशि मंगल की, यस। राशि मंगल की है। इसका मतलब एनवायरनमेंट मैटर करेगा ना? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कौन से जी एनवायरनमेंट में जाके बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देने वाली बात है ना? जी हाँ, जी हाँ। अब बात आती है कि आपका जो शुक्र है, हम्म, ठीक है, शुक्र ने लग्जरियस लाइफ दे दी बचपन से लेके आज तक।
ओके। ठीक है सर। और शनि ने आदत डाल दी कि लोगों को न्याय दिलाओ। ठीक है, ठीक है। राइट। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा जो आपके ये कोर्ट केसेस होते हैं उनको ज्यादा मैं हैंडल करती हूँ। ठीक है हम्म। सर। वही प्रवृत्ति बन गई कि लोगों को न्याय दिलाओ, किसी भी हालत में न्याय दिलाओ। हम्म। हम्म। अब लेकिन हुआ ये कि जैसे कि शुक्र जो है वो मान लीजिए राहु के नक्षत्र में है। तो ओके। शुक्र राहु के नक्षत्र में है तो हम्म। आचरण वैसे ही होगा। शुक्र राहु के नक्षत्र में है तो आपका आचरण राहु के अकॉर्डिंग जाएगा, आपकी पर्सनालिटी का, आप ये जी। कहना चाह रहे हैं। ठीक है। मिस्टीरियस। राइट, राइट, राइट। तो मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मिस्ट्री तो आप ऑलरेडी हैंडल कर रही हो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ये तो मिस्ट्री है अपने आप में। जी। तो कहने का मतलब सर यही है कि मैं सबसे पहले सर नक्षत्र को देखती हूँ। चाहे सर उसमें सर देखिए ये चीज मैटर नहीं करती है कि किसी ने 501 दिया है या 1001 दिया है या 2001 दिया है। जी। जो रोग है रोग की तह तक जाना बहुत जरूरी राइट, राइट, है। रोग राइट। की तह तक जाने के लिए वो ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, हम्म। कितनी डिग्री में है, हम्म। और उस किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा ये मायने रखता है। और नक्षत्र के बाद आगे पद भी चेक करना है आपके हिसाब से? हाँ नक्षत्र करना का है। कौन सा चरण है, मतलब ये भी चेक करना होगा? करंट तो सर चेक करना पड़ेगा क्योंकि हम्म। अब सर धूप तो सवेरे 6 बजे भी होती है और धूप तो दोपहर में 1 बजे भी होती है। ओके। लेकिन 6 बजे की धूप हमें विटामिन डी देती है और राइट। दोपहर के 1 बजे की धूप हमको सन टैन और सन स्ट्रोक दे जाती है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो तो ये जो चरणों को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है ना आपके हिसाब से? जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत आपने जो जरूरी है। धूप वाली बात बोली है, तो ये क्या होगा कि जैसे पहला हाउस है तो धूप कम है, और चौथा हाउस है धूप सबसे मतलब खत्म हो रही है, ऐसा उसी एग्जाम्पल में आप बात कर रहे हो? ये मतलब किस एग्जाम्पल में आप, मतलब चरण उसका की बात परिप्रेक्ष्य क्या करें रहेगा? जैसे चरण 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4। तो जी। वो जैसे जैसे सर साइकिल घूमेगा, हम्म। सर हम्म। जिस तरीके से साइकिल घूमेगा उस तरीके से वैसा वैसा असर होता चला जाएगा। कभी ओके। कभी क्या होता है हमें ये लगता है कि है तो 16 रंग की कुंडली, हम्म। लेकिन वो उसका व्यवहार उसकी बातचीत उसकी आदतें कन्या लगन जैसी क्यों। तो कन्या कई लगन बार जैसी। ऐसा भी हाँ कन्या हाँ। लगन जैसी क्यों है। ठीक है। तो सर कई बार ऐसा भी होता है कि जातक हमें या तो सही टाइम नहीं बता रहा है या उसको सच में सही टाइम नहीं पता, थोड़ा राइट। कंफ्यूज है यस। वो कुंडली जो है सर तुला से खिसक के थोड़ा सा कन्या की तरफ चली जाती है जब डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो। हम्म। तो हम उसे बोलते हैं कि आप फिर से रीचेक करिए कि आपका जन्म 5 बजे ही हुआ है या समझ फिर आपका जन्म 3 बजे हुआ है, 2 बजे हुआ है, 1 बजे हुआ है। आप फिर से थोड़ा सा चेक करिए क्योंकि समझ रहा हूँ। आपका जो आप बता रहे हैं वो उस हिसाब से आपकी कुंडली बोल रही है कि आप तुला लग्न की नहीं आप कन्या लग्न। आपकी कुंडली थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो रही है जी। क्योंकि जब ग्रह दशा ग्रह स्थिति टाइम अगर थोड़ा चेंज होता है सर तो फिर हॉरोस्कोप भी चेंज हो जाता है। तो मेन मूल बात ये है कि सर नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। इस हम्म। मामले में तो मैं ये कहूंगी कि सर जैसे कि कोई बच्चा मान लीजिए कि माता माता पिता दो लोगों एक स्त्री और एक पुरुष से मिलके एक बच्चा बनता है। जी। तो सर वो उस बच्चे में अवगुण और गुण अपने माता और पिता दोनों के ही परिवारों के आएंगे। समझ रहा हूँ। है ना सर। बिल्कुल। सर उसकी भी बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर्स उसका एक्सरे ब्लड टेस्ट ब्लड ग्रुप जरूर जानना चाहते हैं। जी। उसी तरीके से सर एक एस्ट्रोलॉजर को भी काम करना पड़ता है और उसको भी बिल्कुल कुंडली के गूढ़ रहस्य को निकालने के लिए एक एक हम्म। चीज को पता करना पड़ता समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ।
ओके ओके, तो अब एक एक चीज आपसे मैं और पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि आप देखो, आपने जैसा हॉरोस्कोप बताया उसके हिसाब से 11th हाउस में सैटर्न बैठ के थर्ड दृष्टि दे रहा है लगन पे। फिर 10वें घर में मंगल बैठा है, वो भी तो चौथी दृष्टि दे रहा है। तो ऐसे केस में कभी कभी आपको परेशानी होती है, किसी तरह की बिहेवियरल इश्यूज आते हैं कि कभी आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओ या कभी आप बिल्कुल स्लगिश हो जाओ, प्रोक्रास्टिनेट करो काम को। ये चीजें आप देखते हो क्या? इस आर यू फीलिंग दैट दोज एनर्जीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगल की चौथी दृष्टि, आपने बताया था मंगल 10वें घर में ना आपके, है ना? जी तो वहां से, सर, सर जी, देखा जाए तो चंद्रमा, गुरु, मंगल, शनि सभी लगन को दृष्टि दे रहे हैं। ओके, इट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग। चंद्र ये बहुत चंद्रमा इंटरेस्टिंग चीज है। चंद्रमा सेवेंथ हाउस में है। गुरु नाइन्थ हाउस से दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है हम्म। सर। मंगल टेंथ हाउस से लगन को दृष्टि दे रहे हैं। शनि भी दृष्टि दे रहे हैं अपनी। समझ। बस राहु जी ने छोड़ दिया। राहु जी दृष्टि नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो लग्न है वो राहु के ही नक्षत्र में है। तो राइट। सभी सारे ही ग्रह अपनी दृष्टि देने की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपने एंगर की बात की, वो तो खैर अलग बात है, वो तो है। हम्म। लेकिन चंद्रमा सर मेरा काफी मजबूत है। या ये भी बोल सकते हैं कि रेमेडीज करते 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 बार बार शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। हम्म। और काफी रेमेडीज करते करते मन को स्थिर और शांत कर लिया है मैंने। और समझ रहा हूँ। मतलब और मेरा जो एग्रेशन है वो पहले स्पोर्ट्स में निकलता था। मैं एक बहुत ही गुड स्पोर्ट्स पर्सन थी अपने कॉलेज टाइम। राइट और राइट सर अभी भी हूँ, अभी भी मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। राइट। और मतलब उस एनर्जी को मैंने डाइवर्ट कर समझ रहा हूँ। खेल कूद में लगा के। तो ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, एक जातक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी एनर्जी को कैसे यूज कर रहा है। अगर यस। उसको अगर उसको तीर कमान चलाना आता है तो वो एथलेटिक्स में जाए। हम्म। तलवारबाजी करना है, एथलेटिक्स में जाओ। देश के लिए खेलो, नाम कमाओ, अपने लिए भी, अपने देश के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। ना कि तुम लोगों के साथ मार काट करो। राइट राइट राइट, मतलब एनर्जीज को यूज यूज करना। करना। इट्स वेरी हाँ। अब इम्पोर्टेंट। इसमें आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि लग्न को इतने सारे ग्रह देख रहे हैं तो इंसान मल्टी टैलेंटेड भी हो सकता है। मतलब हम्म। ये भी एक संभावना है। और क्या क्या करते हैं आप फिर, ये भी बताइए हमारे को। सर जैसा कि शुक्र का लग्न है, हम्म। शुक्र अपने लग्न में खुद है, अष्टमेश के भी स्वामी हैं। हम्म। तो सर मैंने पूरा जो आपका क्या बताऊंगी मैं, जो ब्यूटी कल्चर से रिलेटेड होता है, सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड जो कोर्स होता है, जी वो जी जी। मैंने पूरा किया हुआ है, अपने कॉलेज टाइम में किया था सर। राइट राइट राइट, तो वो वीनस का और ओरिएंटेशन आया मतलब उस हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने अम, सर और मुझे बागवानी करने का बहुत शौक है, गार्डनिंग करने का बहुत शौक राइट 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 राइट, तो वो है बुद्ध मुझे की आज। दृष्टि के कारण, वो बुद्ध की जो दृष्टि पड़ी है उसके कारण, आई थिंक सो। हाँ, क्या कह कहना सकते हैं चाहिए आप, कह ना? सकते हैं। बट मुझे नेचर के आसपास रहने का बहुत शौक है। हम्म। और अ, राहु जी भी दृष्टि दे रहे हैं। राहु जी ने फोर्थ हाउस पे जो दृष्टि डाली है हम्म। अपनी, तो सर मेरी मम्मी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, और वो भी कैंसर से हुई। तब मैं स्कूल टाइम में ही थी। तो उस टाइम जो वो टाइम बहुत खराब, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। वो टाइम बहुत कितने खराब था। कितने क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? सर मैं उस समय ट्वेल्थ में थी, क्लास ट्वेल्थ। 12th क्लास में आप थे? हाँ, राइट हाँ। राइट। मतलब ऑलमोस्ट आप अपने टीनेज के अंदर ही थे उस समय, वो जो समय था।
हाँ हाँ सर, लगभग 17 साल की थी मैं। तो इससे हमारे को ये। तो सर हाँ जी। संघर्ष भी, सर शनि ने संघर्ष भी बहुत दिया है, ऐसी बात नहीं है। अगर शुक्र ने हम्म। लग्जरियस लाइफ दी, गुरु ने बहुत उच्च खानदान दिया। जी गुरु नवम में बैठे हुए हैं सर, सूर्य और बुध सेकंड में बैठे हुए हैं। बहुत जी बड़ा परिवार दिया, बहुत उच्च कुल दिया। जी 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 जी। और मोस्टली लोग मेरे घर में टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं। समझ लो। तो ऐसा कुल दिया। मेरी दादी जी खुद एक प्रिंसिपल थी, सरला देवी सक्सेना, स्वर्गीय सरला देवी सक्सेना उनका नाम था। और जी। वो कानपुर के महिला डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल थी अपने समझ समय लो। में। और मेरी माता जी खुद खुद सीए थी मैं सर, वो एक सीए थी मेरी माँ कॉलेज। राइट। मतलब ये मैं तो सभी ऑडियंस को एक बात बोलना चाहूंगा कि मैम की कुंडली तुला लगन की है। इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए सारे प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं। ठीक है ना। बुध जो है, बेसिकली बुध और चंद्रमा जो है वो सेवंथ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। इसके अलावा मंगल 10वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। मैं रिपीट ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि सब एक बार फिर से बना लो घर, ताकि आप हम जो बात कर रहे हैं आप उससे कनेक्ट कर पाए। अदरवाइज आप वीडियो को सर पीछे बुध जाके देख। बुध और सूर्य सेकंड में बैठे हैं। यस, बुध और सूर्य सेकंड हाउस में बैठे, चंद्रमा सेवंथ हाँ हाउस जी। में। राइट। जी गुरु नाइन्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। राहु हाँ इलेवेंथ जी। हाउस, सॉरी, ट्वेल्थ में बैठे हैं। सिक्स हाउस में केतु बैठे हुए हैं, और सैटर्न जो है वो हमारे इलेवेंथ हाउस के अंदर। दिस इज द जी थिंग जी ना। तो ये सारी कुंडली आप सारे एक बार बना लीजिए, हम जो बातें कर रहे हैं आप कनेक्ट ताकि कर पाए। तो अ, अभी हमारी जो चर्चा चल रही थी, मतलब इससे एक चीज पता लगी कि राहु जब 12वें में बैठे हैं और उन्होंने जब फोर्थ हाउस को दृष्टि दिया, यानी कि दृष्टि दी, तो एक तरह से मदर जो है वो कैंसर, बिकॉज राहु केतु जो होते हैं बेसिकली ये माना जाता है कि इस तरह का रोग देते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि वो रोग या वो डिजीज वो डायग्नोज नहीं हो पाता। आई 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 थिंक सो। मैम, अब मैं सही कह रहा हूँ, सही दिशा में जा रहा हूँ, आई थिंक सो। आप समझ पा रहे हैं कि कैंसर आपने बताया था ना, प्रॉब्लम जो रहा आपके मदर के साथ ना। जी तो जी जी। तो ये ऐसे डिजीजेस होते हैं कुछ, जैसे ब्रेन ट्यूमर, कैंसर्स, जो जिनको डायग्नोज होने में कई बार ऐसा होता है आदमी लेट हो जाता है। कई बार हम जी बोलते हैं कि थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में कोई चीज पकड़ेगी। जी ये जी। होता क्यों है? क्योंकि छुप जाता है। राहु एंड केतु जो है इसी तरह के माइक्रो छुपा देते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे जुड़े हुए, या जितने भी कीटाणु जो दिखते नहीं है उनसे जुड़ी हुई सारी चीजें इस तरह के रोग देते हैं। जी खैर, जी जी। मैम आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। डिग्रीज जो होती हैं, डिग्रीज के बारे में, आप प्लेनेट की डिग्रीज के बारे में कुछ बोल रहे थे कि कन्या लगन में चला जाता है, मतलब वो जो एक थ्रेशोल्ड होता है 0 डिग्री टू कितने डिग्री तक अगर प्लेनेट हो तो वो पिछली लगन के रिजल्ट देने लगता है, या फिर आगे इनकी अवस्थाएं भी होती हैं डिग्री की, कि एक बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, जी जी एंड जी। देन वृद्ध युवा अवस्था। अवस्था है, बाल अवस्था है, क्योंकि बुद्ध जो है, बुद्ध की अगर डिग्री बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो वृद्धावस्था में चला जाए। यस। उसका फिर कोई वैल्यू नहीं है सर, जीवन में उसका कोई फायदा नहीं। जी 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 जी, समझ रहा हूँ। तो अगर 20 डिग्री तक है, 22 डिग्री तक आपका शुक्र है, सूर्य जी है, जी जी जी। शनि है सर, तो ये सब मतलब एक ठीक ठाक वाली डिग्री। शनि भी अगर बहुत ज्यादा हाई डिग्री पे पहुंच जाएंगे तो वो भी सर, या बहुत ही कम डिग्री हो जाए, मतलब जी 0 से 10 के अंदर अंदर हो जाए, 6 के अंदर अंदर हो जाए, तो वो फिर फल अच्छा नहीं देंगे। जैसे शनि वगैरह ग्रह हैं, तो वो अच्छा फल नहीं देंगे। समझ रहा हूँ। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि वृद्ध अवस्था के ग्रह या फिर बाल अवस्था के ग्रह के जो जो 0 से 3-4 डिग्री तक, या वैसे तो 8 डिग्री का थ्रेशोल्ड रहता है, चलो तीन जी चार डिग्री तक के जो रहते हैं वो अब इतने सक्षम नहीं होते वो ग्रह जो कि अपना रिजल्ट पूरी तरीके से डिलीवर कर पाए। यही कहना चाह रहे हैं मैम आप? जी सर, बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ। राइट 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 राइट। मैम आपसे बहुत सारी चीजें अभी और भी डिस्कस करनी है। आज हमने आपने पूरा एक केस स्टडी तुला लगन को दे दिया, आप मतलब समझा दिया पूरा कि तुला लगन के अंदर कितना पैराडॉक्स है, कितनी सारी चीजें मिल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कितना कुछ डायनेमिक्स है एक हॉरोस्कोप के अंदर, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नक्षत्र। जी और आज हमने कोर्ट केसेस को भी थोड़ा बहुत डिकोड किया, मैम ने हमारे को जैसे गाइड किया। मैम आज का जो हमारा, हम अभी एक एपिसोड आपके साथ और करना चाहेंगे। वी विल प्लान के एक हम थोड़ा और डीप जाए नक्षत्रों के अंदर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एपिसोड हम और प्लान करते हैं जल्दी, एंड वी विल टॉक अबाउट नक्षत्रास ऑल्सो। और आज के एपिसोड के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने
इतना वैल्यूबल टाइम जो हमारे निकाला। वी आर रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। आप आए एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम विद यू, बहुत कुछ आपसे सीखा भी। मैम, हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में फिर से एक बार अपनी चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है ना। विद दिस नोट मैं इस एपिसोड को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। चलिए, नमस्कार। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।